इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, ये कोई भी हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनका एक लोकल रिस्पॉन्स होता है। कभी भी हमारे टिश्यूज़ में कोई भी इंजरी होती है तो ये हमारे टिश्यूज़ का लोकल रिस्पॉन्स होता है, एक डिफेंसिव रिएक्शन होती है। इसका एम होता है कि जो माइक्रोब हमारी बॉडी में आ गया है उसको डिस्ट्रॉय कर दे या इनएक्टिवेट कर दे। इसका सफिक्स होता है आईटीज़। जिस भी वर्ड के पीछे आईटीज़ लगता है उसका मतलब होता है उस चीज़ का इन्फ्लामेशन। फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन। इसके 5 साइंस होते हैं: रेडनेस, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन एंड स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन में 2 इवेंट्स होते हैं। वैसे तो ये साथ में ही चलते हैं बट फॉर द रीडिंग पर्पस हमने इसको 2 इवेंट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है वेस्कुलर, दूसरा होता है सेलुलर। तो हम वेस्कुलर इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें होता है हीमोडायनेमिक चेंजेस एंड चेंजेस इन दी वेस्कुलर परमेबिलिटी। हीमोडायनेमिक चेंजेस मतलब कि वेसल्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, और वेस्कुलर परमेबिलिटी में चेंजेस मतलब वेसल की वॉल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं वेसल के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही इंजरी होती है तो एकदम से जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर माइल्ड इंजरी है तो 3 से 5 सेकंड का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और अगर सीवियर इंजरी होती है तो 5 मिनट तक का भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, हम यहाँ पे माइक्रोवेस्कुलेचर की बात करें तो जो ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो आर्ट्रियोल्स में होता है। उसके बाद होता है परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसो डायलिटेशन। ये भी मेनली आर्ट्रियोल्स में होता है, वेन्यूल्स और कैपिलरीज में भी हो सकता है। उसके बाद वैसो डायलिटेशन होता है। वैसो डायलिटेशन होने की वजह से वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ब्लड फ्लो के इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ आती है रेडनेस, और वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। वैसो डायलेशन की वजह से वहाँ उस वेसल का जो लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हर वेसल में जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। देखो जैसे ये हमारी वेसल है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा फ्लूइड को पुश करता है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है एक, जो कि प्रोटीन्स एक्सर्ट करते हैं, वो हमेशा फ्लूइड को पुल करता है। तो जब वेसल के अंदर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा मतलब यहाँ में जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, उसको वो वेसल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पुश कर देगा, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग, उस एरिया पे आ जाएगी स्वेलिंग। और फोर्थ होता है स्लोइंग और स्टेसिस, मतलब जब अब प्लाज्मा बाहर चला गया तो जो यहाँ पे रेड सेल्स हैं या कोई भी जो भी ब्लड सेल्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसकी वजह से स्लोइंग और स्टेसिस मतलब विस्कोसिटी बढ़ गई ब्लड की, तो आगे वो धीरे धीरे जाएंगे, स्लोइंग होगी उनके फ्लो में, ठीक है। और फिर होता है ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। जो यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, तो वो अब यहाँ पे मार्जिन पे आ जाएगी, ठीक है। फिर एक टर्म आती है ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, तो जो लुइस था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम हमारे फोर आर्म पे जब एक फर्म स्ट्रोक देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, रेड लाइन अपीयरेंस, फ्लेयर एंड व्हील। तो सबसे पहले जैसे ही स्ट्रोक दिया यहाँ पे हमें रेड लाइन अपीयर हो रही है, ठीक है, तो वो होता है रेड लाइट अपीयरेंस। दूसरा होता है फ्लेयर। फ्लेयर में क्या होता है, इसके जो आसपास की आर्टरीज़ हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, वो भी वैसो डायलेशन करेंगी, और वैसो डायलेशन की वजह से ये जो एरिया है ये पूरा थोड़ी देर में रेड हो जाएगा। और थर्ड होता है व्हील। व्हील मतलब यहाँ पे स्वेलिंग भी आने लगेगी। तो यही था लुइस एक्सपेरिमेंट। तो वो थे हीमोडायनेमिक चेंजेस। अब हमारी परमेबिलिटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं वेसल की, तो देखो जो पहले हमारा फ्लूइड बाहर निकला, हमारी वेसल है, इसमें से जो पहले फ्लूइड बाहर निकला वो क्यों निकला था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वैसो डायलेशन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो फ्लूइड बाहर निकलता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूएट फ्लूइड, ठीक है।
और उसके बाद हमारी जो वेसल की परमेबिलिटी है, यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और उसकी वजह से परमेबिलिटी में अल्टरेशन की वजह से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं एक्जुडेट फ्लूइड। ठीक है, तो ट्रांसुडेट फ्लूइड वो होता है जो परमेबिलिटी में चेंजेस लाए बिना बाहर जा रहा है, और एक्जुडेट फ्लूइड वो होता है जो चेंजेस आने की वजह से बाहर आ रहा है। तो अब नेक्स्ट टर्म है स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसने बताया था कि हमारी जो नॉर्मली जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में वो बैलेंस रहता है दो ऑपोजिंग फोर्सेस के साथ। तो पहला होता है वेसल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये दोनों ही क्या करेंगे, मैंने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो हमेशा अपने से बाहर उसको पुश करेगा। तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों फ्लूइड को वेसल के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा सेट होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेसल के अंदर का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर भेजेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ से बाहर खींचेगा। तो ये दोनों करते हैं आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, और ये दोनों करेंगे इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। तो इस तरीके से, और जो भी बाकी का जो भी फ्लूइड बचता है वो लिम्फेटिक्स में चला जाता है, तो कोई एडेमा नहीं होता है। लेकिन एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वेसल के अंदर का वो कम हो जाता है और बाहर का इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो फ्लूइड होगा ये पुल कम कर पाएगा, और ये जो फ्लूइड होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा पुल करेगा। इस वजह से जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, और उस वजह से हो जाएगा एडेमा। तो अब हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, तो उसमें सबसे पहले ये जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि सब लाइन वाइज हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, ये एक भी हो सकते हैं और मोर ऑफनली ये कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो सबसे पहले जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, ये देखो, ये हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल, ये हमारे नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स है। ये एंडोथेलियल सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये मेनली हमारे वेन्यूल्स को अफेक्ट करता है, इसको हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन मीडिएट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन हुए एंडोथेलियल सेल्स में, उसकी वजह से यहाँ पे बीच में गैप्स आ जाते हैं, और गैप्स की वजह से ये लीकी हो जाती है और जो फ्लूइड होता है वो आराम से बाहर निकल जाता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन और माइल्ड एंडोथेलियल सेल डैमेज। ये मीडिएट करती है साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इसमें क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हो जाता है, और डैमेज की वजह से ये लीकी हो जाती है। तीसरा होता है डायरेक्ट इंजरी, मतलब एंडोथेलियल सेल पे डायरेक्ट इंजरी लगी है, हमें फिजिकल गैप्स उसमें उसके अंदर से दिख रहा है। ठीक है, इस डायरेक्ट जो एंडोथेलियल इंजरी होती है इसमें भी दो टर्म आती है, इमीडिएट सस्टेन लीकेज एंड डिलेड प्रोलॉन्ग लीकेज। इमीडिएट सस्टेन लीकेज मतलब जैसे यहाँ पे इंजरी हुई है तो यहाँ पे फटाफट प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स आके अधेर होंगे। अगर इंजरी के जस्ट बाद हाथों हाथ आके यहाँ पे चिपक जाए, ठीक है, और घंटों तक रहें, तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएट सस्टेन लीकेज। लेकिन इंजरी के 2 से 12 घंटे बाद यहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह आए और 1-2 दिन तक रहें तो उसको हम बोलते हैं डिलेड प्रोलॉन्ग लीकेज। फिफ्थ टर्म होती है एंडोथेलियल इंजरी बाय ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो क्या होता है, जब ल्यूकोसाइट्स है वो मार्जिन पे आके यहाँ पे अधेर हो जाते हैं तो वो कुछ प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करती है जो कि टॉक्सिक होती है हमारे एंडोथेलियल सेल्स के लिए, जिसकी वजह से इनमें डैमेज आता है और ये बाहर निकल जाती है। फिफ्थ टर्म है न्यूरोवास्कुलराइजेशन लीकीनेस। तो जो नई नई वेसल्स होती हैं हमारी वो इतनी अच्छे से फॉर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से लीकीनेस आती है उन वेसल्स में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वजह से हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी पे चेंजेस आता है और उस वजह से वेसल के अंदर से जो फ्लूइड होता है वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है और एडेमा कर देता है।